हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आप लोग के बीच आ रहा हूं। देखिए, ये जो टॉपिक है वैसे स्टूडेंट्स जो 2023 के एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो में जितना भी पोएट्री सेक्शन है, जितने भी कुल मिलाकर के टोटल 10 पोएम्स हैं, यानी 10 गो पोएम है, और बीच में से जो 4 से 5 मार्क्स का जो लाइन पूछा जाता है वही टोटल पोएट्री सेक्शन से पूछे जाने वाले जो लाइन है वो उस पर आज हम जिक्र करेंगे और वही चीज़ों को इकट्ठा करके और आप लोग के बीच इसको जो है आप लोग को बताया जा रहा है। इसको अच्छा से रट लें, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये वादा है। चलिए देखिए, पहला जो है, पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखल है नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो। ध्यान दीजिए, ए फीटर लव फॉर मी। देखिए, सबसे पहला चीज, जब भी आपको बीच में से लाइन पूछे ऑब्जेक्टिव में, ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछता है, तो एक्सप्लेन करने के लिए जो पूछता है उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पूछता है बीच में से लाइन, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि नोर इन द होप, नहीं इस उम्मीद से द वर्ल्ड कैन शो, कि जो वर्ल्ड जो है, इस संसार जो है, संसार के कोई दूसरा लेडी है जो हमें शो करती है। शो करने का मतलब दिखलाती है या दिखला सकती है। ए फीटर लव फॉर मी। देखिए, ये उस समय की बात है जब जॉन डोन साहब अपने पत्नी से दूर हो रहे थे, जब यात्रा पर जा रहे थे, तो ये अपने पत्नी को बताए थे कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, और नहीं इस उम्मीद से मैं जा रहा हूं यात्रा पर कि जो संसार के जो है दूसरा कोई लेडी है जो तुमसे फीटर लव हमें शो करती है, शो कर सकती है, मतलब दिखला सकती है, दिखला रही है। पोएम है, पोएम का सीधा आप ग्रामेटिकली चीजों को यूज करके हिंदी कीजिएगा तो वैसे नहीं होता है, पोएम है। मतलब ही समझिए, कह रहा है कि नहीं उस उम्मीद से कि संसार के जो दूसरा कोई लेडी है वो तुमसे ज्यादा प्यार हमें दे रही है। कह रहा है कि लाइन कहाँ से है, तो ये लाइन देखिए आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। कैसे इसको समझा जाए, तो सबसे पहले तो देखिए, पहला चीज तो कि नोर इन द, अगर एक वर्ड भी आप पकड़ते हैं वहां पे एग्जाम में तो आपको क्लियर हो जाएगा। वर्ल्ड कैन शो, फीटर लव। देखिए, और कोई पोएम में फीटर लव का जिक्र नहीं किया गया है। जितने भी 10 को पोएम्स हैं उसमें और कोई पोएम में फीटर लव का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसको ये समझिए कि फीटर लव आपको जहां भी मिले समझ जाना है कि ये आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। दूसरी चीज, वर्ल्ड वाला भी याद रखिए, वर्ल्ड वाला भी आपको जैसे ही वर्ल्ड की बात करे तो ये भी आपको समझना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। चलिए दूसरा पर हम चर्चा करते हैं। एक वर्ड भी अगर आपको पहचानने की आदत हो गई तो एग्जाम में आपको वादा करते हैं कि यहाँ से नहीं छूटेगा आपको क्वेश्चन। और जितने भी मैं ये 10 पोएम्स हैं और 10 पोएम्स का मैं लाइन जो है इकट्ठा करके एक जगह कर दिया हूँ, इसको आप लोग हर हाल में देख लीजिए और इसको समझ लीजिए, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। देखिए, कह रहा है कि बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो। जॉन डोन साहब कर रहे हैं, लेकिन विश्वास करो, दैट आई सेल में, कि मैं बनाऊंगा अ स्पीडर जर्नी सीन्स आई टेक। कह रहा है, अपने पत्नी को आश्वासन देते, कहते हैं कि विश्वास करो, विश्वास करो मेरी महबूबा, विश्वास करो, मैं जा रहा हूं तो मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। तुम विश्वास करो कि मैं पूरा करूंगा, मैं बनाऊंगा अपनी यात्रा को, क्या चीज, स्पीडर। स्पीडर का मतलब तेज बनाऊंगा, जर्नी, अपनी यात्रा को तेज बनाऊंगा। सिंस आई टेक, चूंकि मैं जो यात्रा करूंगा उसको मैं तेज बनाऊंगा, स्पीडर। तो इसको आप कैसे समझिएगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इसके लिए देखिए आप स्पीडर जर्नी को याद रखिए, स्पीडर जर्नी। बाकी और कोई पोएम में आपको जर्नी का जिक्र नहीं है। ये जर्नी जैसे ही आए, स्पीडर जर्नी, तो समझ जाना है कि ये लाइन जो है ये जर्नी वाला पोएम, जैसे कि जो हम बताए थे कि जॉन डोन साहब जो हैं अपने पत्नी से दूर होते हैं या यात्रा पर जाते हैं, तो इस स्पीडर जर्नी से आप याद रखिए ये जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपको लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। इसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है कि दैट दाव, है ना, दाव के मतलब यहाँ यू होगा, दाव, यहाँ पर दाव के मतलब हो जाएगा यू, हो जाएगा यू, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दाव ये ओल्ड इंग्लिश से लिया गया वर्ड है। कह रहा है कि
तुम जैसा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना, एज दाउ सेड, जैसा कि तुम कहती हो। मतलब ये समझिए कि कभी जब जाते हैं तो अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम विश्वास करो, मैं जा रहा हूं तो मैं पुनः आऊंगा, और जैसा कि तुम मुझसे प्यार करती हो हम भी तुमसे प्यार करते हैं। तो ये प्यार को हम कैसे भूल सकते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं, हमको यात्रा पर जाने दो, मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। तो इसको जो है ई दाऊ से याद रखिए, दाऊ से, ये देखिए ई दाऊ है, दाऊ वाला वर्ड जैसे ही आपको मिले, और दूसरी चीज की देखिए यहाँ लव है, लव का छोटा रूप कर दिया गया, लवेस्ट कर दिया गया है, तो इसको याद रखिए, दाऊ से याद रखिए। दाऊ जो है ओल्ड इंग्लिश से उठाया गया वर्ड है, तो ये भी आपको कहां से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। हर पोएम्स जो है ना, जितने भी 10 पोएम्स हैं, सबका जो लाइन है इसी में शामिल है, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, कह रहा है कि वे जो वन अनदर कीप, एक दूसरे के पास रहते हैं, अलाइव, अलाइव मतलब जीवित रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसको आप याद रखें, मतलब अपने पत्नी को ही समझाते हैं कि देखो, जो लोग एक दूसरे के दिल में प्यार जगा करके रखते हैं, उन्हें जो है एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर मेरा नसीब ठीक होगा तो मैं तुम्हारे पास पुनः आऊंगा। तो ये भी लाइन आपको लिया गया है कहां से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। कैसे समझा जाए, इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ही जो है ना, ये पांचों लाइन है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जो VVI है, वो उसमें 5 लाइन को शामिल किया गया है, और जो जहां से 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, उसमें 3 से 4 नंबर जो है ना, 3 से 4 लाइन जो है उसमें सम्मिलित कर दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वेन दाऊ, देखिए एक बार फिर से दाऊ आ गया, दाऊ जैसे ही आए तो समझ जाना है लाइन आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया, क्योंकि दाऊ के मतलब यहाँ ईव होता है, और ये ओल्ड इंग्लिश से उठाया गया वर्ड है, ठीक है। दाऊ साइएस्ट नोट विंड, कवि कहते हैं कि जब तुम साइएस्ट करती हो, साई मतलब होता है आह भरना, इसको याद रखिएगा, आह भरना। कह रहा है कि जब तुम आह भरती हो, जब तुम आह भरती हो, तो तुम्हारा जो आह है वो विंड नहीं होता, विंड का मतलब तेज गति से चलने वाली हवा। कभी अपने पत्नी को समझाते हैं कि देखो तुम रो मत, जब तुम रोती हो, जब तुम आह भरती हो, जब तुम विलाप करती हो, तो तुम्हारा विलाप करना हवा का झोंका नहीं होता, फिर भी मेरी आत्मा को जो है ना दूर लेकर के चला जाता है। तो इसको ये लाइन जो है कहां से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। कैसे याद रखा जाए, तो देखिए एक बार फिर से दाऊ आ गया, इससे आप याद रखिए, है ना, और नहीं तो ये देखिए साइएस्ट है, साइएस्ट आप साई को यहाँ पर साइएस्ट कर दिया गया है, साई का मतलब होता है आह भरना, ठीक है। तो आह भरना से भी आप याद रख सकते हैं, दाऊ से भी याद रखिए, आह भरना से भी याद रखिए। जब भी 2 वर्ड मिले तो समझ जाना है ये लाइन जो है कहां से उठाया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग एकदम बारीकी से देख लीजिए, और हर जो पोएम हम लाइन जहां पर जो है ना जिक्र कर करके बता रहे हैं उसको आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगला पोएम हम देखते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये आपका दूसरा पोएम हो गया, देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ठीक है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो 2023 के एग्जाम में वो लाइंस को इकट्ठा किया गया है। चलिए देखिए, पहला कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद से मैं गा लेता हूँ। करे की लाइन कहाँ से है, तो देखिए ये आपको उठाया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कैसे समझा जाए कि ये लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, तो देखिए यहाँ पर सेलिब्रेट है, और यहाँ पर देखिए सिंग माई सेल्फ, मैं खुद से गा लेता हूँ। पीपल्स पोएट कहा जाता है। ये जो है जन कवि हैं, ये कहते हैं कि हम जो करते हैं वो सब लोग करें, ऐसा करने से लोग इंसान जो है वो खुश रह सकता है। इसमें जो है ये बताते हैं कि मैं उत्सव खुद से मना लेता हूँ, मैं खुद से गा लेता हूँ। तो देखिए सिंग के मतलब होता है गाना, तो गाना गाया जाता है, क्या चीज गाया जाएगा, तो देखिए सॉन्ग गाया जाएगा। तो सॉन्ग से याद रखिए, यहाँ पे सिंग है, बाकी और कोई पोएम में सिंग का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर याद रखिए। एक वर्ड भी अगर आप अच्छा से पहचान लेते हैं तो उस आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए माई सेल्फ है, खुद से। सेलिब्रेट भी याद रखिए, सेलिब्रेट जो है और कोई पोएम में नहीं पढ़ना है, बस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाना होता है, या फिर सिंग से याद रखिए, ये आपको पकड़ हो जाएगा, जल्दी आप पहचान लेंगे। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इसके बाद देखिए दूसरा कह रहा है कि होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ। कभी कहते हैं कि हमारा उम्र 37 साल है, जो वाल्ट हिटमैन साहब हैं,
वाल्ट हिटमैन साहब जो हैं ये कहते हैं कि हमारा उम्र 37 साल है और हम खुश रहते हैं हमेशा इसलिए ना कि हम खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं। और वही चीज में इसको शामिल किए हैं, करें कि आशा करते हैं कि मेरा जो हेल्थ है वो सीज नहीं होगा, सीज नहीं होने का मतलब खत्म नहीं होगा, है ना, डैमेज नहीं होगा टिल डेथ, मुझे मरने तक। तो ई लाइन कहाँ से है? ई लाइन आपको उठाया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इसको कैसे याद रखा जाए? तो इसको याद रखिए आप सीज से याद रखिए। सीज मतलब होता है खत्म होना, टिल डेथ मृत्यु तक, मृत्यु तक जो है सीज नहीं होगा। तो क्या चीज सीज नहीं होगा? तो कवि का उम्र जो है, कवि का जो हेल्थ है वो सीज नहीं होगा। तो इसको याद रखिए, ये भी आपको उठाया गया कहाँ से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इसके बाद देखिए तीसरा करा क्या, हार्बर फॉर गुड और बैड। हार्बर का मतलब होता है विचार करना। यहाँ देखिए जो हार्बर है, हार्बर का मतलब विचार करना होता है। कह रहा है कि मैं विचार करता हूँ, अच्छा और बुरा को मैं विचार कर लेता हूँ, और आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। हैजार्ड माने खतरा होता है, और परमिट के मतलब होता है स्वतंत्रता। ये कहिए कि मैं जो हूँ वो किसी भी प्रकार के खतरे के लिए बोलने के लिए मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ। स्वतंत्रता चाहने का मतलब ये समझिए, कभी कहते हैं कि मेरा हेल्थ इतना अच्छा है कि हम किसी भी प्रकार के खतरे से आसानी से लड़ सकते हैं, क्योंकि मतलब ये समझिए कि हमें कुछ नहीं हो सकता है, हमें खुश रहने की टेक्निक मालूम है, क्योंकि हम खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो इसको आप कैसे याद रखें? आई हार्बर, हार्बर से याद रखें। हार्बर का मतलब होता है विचार करना। गुड और बैड, अच्छा और बुरा। इंसान जब खुश रहेगा तभी अच्छा और बुरा को पहचान कर सकता है। तो गुड और बैड। और तीसरी चीज यहाँ हैजार्ड से याद रखें। हैजार्ड मतलब होता है खतरा, मतलब अच्छा और विचार को जो है ना, अच्छा और बुरा को पहचान करना और खतरे से लड़ने के लिए जो है तैयार रहना। तो ये हैजार्ड से याद रखिए और गुड और बैड से याद रखिए। ये जो है ये लिया गया है कहाँ से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इसके बाद देखिए चौथा में कह रहा है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। कभी कहते हैं वाल्ट हिटमैन साहब कि एंड व्हाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूं और जो मैं मानता हूं। एज्यूम के मतलब यहाँ मानना होता है, और जो मैं मानता हूं यू शैल एज्यूम, तुम भी मानोगे या तुम भी मानो। कभी वाल्ट हिटमैन साहब का कहना है कि मैं जो मानता हूं वो तुम भी मानो। अब सोचने की बात कि वो क्या मानते हैं, तो वो यही मानते हैं कि वो जब भी डिप्रेशन में होते हैं, जब भी दुखी होते हैं, तो खुद से उगा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं। और ऐसा हर लोगों को कहते हैं कि तुम भी करो, मैं जो कर सकता हूं तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, तू भी एक इंसान हो। तो ई लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कैसे याद रखा जाए? तो इसको आप एज्यूम से याद रखिए। एज्यूम से, एज्यूम का मतलब होता है मानना। मानने की बात कौन कहते हैं? मानने की बात कौन कहते हैं? तो वाल्ट हिटमैन साहब कहते हैं। तो वाल्ट हिटमैन साहब कौन सा पोएम लिखे हैं? तो वाल्ट हिटमैन साहब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं। ठीक है, तो एज्यूम से याद रखिए। एज्यूम का मतलब मानना, और आई यूज किए हैं अपने लिए। अपने लिए वाल्ट हिटमैन साहब अपने लिए आई यूज किए हैं कि जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानो, लोगों को सलाह देते हैं। तो ई लाइन आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप पांचवा इसमें लाइन जो है करा कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। कभी कहते हैं कि नेचर की चीजों को हमें जरूरत नहीं है, जितना ओरिजिनल एनर्जी, असली जो है ना क्या बोलते हैं ताकत, खुद से गाने में और खुद से उत्सव मनाने में मिल जाएगा, वैसा एनर्जी जो है आपको नेचर भी नहीं दे पाएगा। कभी का ही कहना है, कह रहे कि बिना जांच किए, मैं नेचर को बिना जांच किए, बिना नेचर की चीजों को आनंद लिए मैं खुश रहता हूँ। हमें ओरिजिनल एनर्जी मिल जाता है क्योंकि मैं खुद से गा लेता हूँ, खुद से उत्सव मना लेता हूँ। तो इसको कहाँ से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इसके लिए आप याद रखिए एनर्जी। एनर्जी का मतलब शक्ति, ताकत। और यहाँ से याद रखिए नेचर। हालांकि नेचर तो और भी पोएम्स में आएंगे, 2-3 पोएम्स और हैं जहां पर नेचर आएगा, लेकिन इसको आप याद रखिए ओरिजिनल एनर्जी, या फिर ओरिजिनल एनर्जी खुद से गाने में और खुद से उत्सव मनाने में मिलता है, इसलिए ओरिजिनल एनर्जी से याद रखिए। ये आपको लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा पोएम की ओर। तीसरा पोएम क्या कह रहा है? तीसरा पोएम में जो इंपोर्टेंट लाइन्स है उसको भी आप लोग देखें। चलिए हम तीसरा पोएम की ओर पढ़ते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं तीसरा पोएम, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिखे हैं W.H. ऑडेन साहब लिखे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को W.H. ऑडेन साहब लिखे हैं। देखिए इसका पहला लाइन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंड द नाइटिंगल इज डम। नाइटिंगल का मतलब बुलबुल होता है, बुलबुल एक पक्षी का नाम है। कह रहा है कि पक्षी जो है वो गुंग हो गई है, एंड एंजल विल नॉट कम, और देवदूत नहीं आएंगे। देखिए ये जो पोएम है ना, ये इंस्पायर करने वाला पोएम है।
मतलब प्रेरित करने वाला पोएम है। इसमें डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब जो हैं वो बताए हैं जिंदगी के महत्व को, जिन मनुष्य के जीवन की तुलना जो है पेड़ की पत्तियों से किए हैं। तो इसमें कह रहा है कि नाइटिंगल का मतलब बुलबुल, कह रहा है कि बुलबुल भी गूंग हो गई है। बुलबुल भी गूंग हो गया इसलिए कि जिस पेड़ में वो अपना घोंसला लगाया हुआ था उस पेड़ की पत्तियां गिर गए हैं और उसको डर है कि थोड़ा भी आंधी तूफान चलेगा तो उसकी जो घोंसला है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस चीज को सोच करके प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, पेड़ की पत्तियां जो तेजी से गिर रहे हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी तेजी से मृत्यु की ओर भाग रहा है। और फिर अंतिम ई वाला में कह रहे हैं इस नीचे वाला लाइन में कि एंजल का मतलब होता है देवदूत, इसको लिख लीजिए, देवदूत भी नहीं आएंगे। कभी करें कि जिस तरह से बुलबुल जो है वो गुंग हो गया है, तो उसी तरह से मनुष्य को देवदूत, कितना भी भगवान को पूजा करते रहो, कोई भगवान को बुलाते रह जाओगे, भगवान अपना कोई देवदूत नहीं भेजेंगे जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा। यानी मनुष्य के जीवन पेड़ की पत्तियों की जैसा तेजी से मृत्यु की ओर भाग रहा है। जिस तरह से पेड़ की पत्तियां एक दिन गिर जाती है, वैसे ही मनुष्य का भी जीवन जो है वो एक दिन नष्ट हो जाता है। तो ई लाइन कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताने के लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। कैसे याद रखा जाए इसको, तो इसमें देखिए ये नाइटिंगल से याद रखिए, नाइटिंगल यानी कि बुलबुल। बुलबुल जो है ये और कोई पोएम में जिक्र नहीं किया गया है, ये जिक्र किया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। ठीक है, तो लीव्स यानी पत्तियां, अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर नाइटिंगल से याद रखिए, नाइटिंगल गूंगा पड़ गया कौन सा पोएम में, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, यानी पत्तियां गिरेगा तो गूंगा पड़ेगा ही, मैंने एगो ट्रिक हो गया, इसे याद रखिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए कह रहा है कि एंड प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स के मतलब होता है बच्चों की गाड़ी, और बच्चों की गाड़ी जो है ना वो रोलिंग ऑन कर रही है। रोलिंग का मतलब लुढ़क रही है, मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मतलब इसमें बताए हैं कि मनुष्य का जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत ये कि बच्चा बढ़ता नहीं, उसकी उम्र जो है वो धीरे धीरे घटते जाता है। उसका जो उम्र है वो धीरे धीरे घटते जाता है। तो वही कह रहे हैं कि बच्चे भी नहीं बच पाएंगे, बच्चे एक दिन बड़े होंगे और वो भी जो है एक दिन नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी जो गाड़ी है वो रोलिंग कर रही है, लुढ़क रही है। तो इसको आप याद रखिए, प्रैम्स के मतलब होता है बच्चों की गाड़ी, और यहाँ पर रोलिंग ऑन, बच्चों की गाड़ी लुढ़क रही है, मृत्यु की ओर जा रही है। तो ये कौन सा पोएम में जिक्र किया गया है, तो ये जिक्र किया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। ठीक है, तो रोलिंग ऑन से याद रखिए, और यहाँ प्रैम्स बच्चों की गाड़ी रोलिंग कर रही है, मतलब बच्चों की गाड़ी मृत्यु की ओर जा रही है। तो मृत्यु मनुष्य का जीवन की तुलना पत्तियों से किया गया है, तो ये पत्तियां वाला जो चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ से उठाया गया है। इसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और ये जो एक्टिव आज हैंड है हम लोग का, हाथ पैर जो आज एक्टिव है, सक्रिय है, वो एक दिन फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने का मतलब जम जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। इसमें डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब का कहना है कि मनुष्य जो आज एक्टिव है, हाथ पैर जो इसका एक्टिव है, वो एक दिन ठंडा पड़ जाएगा, एक दिन शीतल हो जाएगा, एक दिन काम करना बंद कर देगा, एक दिन जम जाएगा। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये है आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। ठीक है, तो इसको जो है आप याद रखिए। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब की जो एक्टिव हैंड्स आज हम लोग के है, वो एक दिन ठंडा पड़ जाएगा, शीतल हो जाएगा, जम जाएगा। ये लाइन कहाँ से है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। इसको आप याद रखिए, ये एक्टिव हैंड्स ठंडा पड़ जाएगा, एक्टिव हैंड, इसको आप याद रखिए कि ये जो सक्रिय हाथ पैर जो है वो एक दिन जम जाएगा। तो जम जाएगा है ना, जम जाएगा तो ये यानी कि शीतल हो जाएगा, यानी हाथ पैर काम करना बंद कर देगा। कौन सा पोएम में इसका जिक्र किया गया है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। ठीक है, इसके बाद चौथा देखिए कह रहा है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। ठीक है, ई लाइन कहां से, पहले समझिए इसको। कह रहा है कि डेड, ये डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब लोगों को समझाए हैं, कहते हैं कि तुमको विश्वास नहीं है, बहुत लोग इस पृथ्वी पर आए तुम्हारे जैसा और चले गए। हम लोग को समझाते हैं, कहते हैं कि बहुत लोग आए लेकिन कोई नहीं इस पृथ्वी पर टिक पाया, सब लोग चला गया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम बैक में पीछे मुड़ करके देखेगा, कहां तुम्हारे दादा, कहां तुम्हारे परदादा,
अगर देखोगे तो वैसे वैसे 100 लोग तुमको डेड मिलेंगे। डेड यानी कि मरे पड़े मिलेंगे। तुम याद करो अपने दादा को, अपने परदादा को, कहाँ वो जिंदा हैं। उन्हीं के जैसा 100 लोग, कई 100 लोग मरे पड़े हैं। जब पीछे मुड़ करके देखोगे तो पता चलेगा। और फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक, और सबको एक दिन उस ट्रैक को फॉलो करना है। ट्रैक मतलब पथ होता है, और उडेन का मतलब होता है लकड़ी, जिसको हम लोग ठटरी कहते हैं। मरने के बाद इंसान को उस पर रख करके ले जाया जाता है शमशान घाट पर। तो वही कह रहा है कि सबको एक दिन उडेन का, लकड़ी का बना हुआ जो ट्रैक है उसको पालन करना है। ये W.H. ऑडेन साहब कहते हैं। तो ई लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ई लाइन आपको बता दें कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया। कैसे समझा जाए? तो इसके लिए आप याद रखिए कि डेड से याद रखिए, डेड इन 100, 100 लोग मर गए हैं, कई 100 लोग मरे हैं। तो कई 100 लोग मरे हैं, और इससे याद रखिए उडेन ट्रैक से। तो मरने का जिक्र जो है वो और कोई पोएम में नहीं, बल्कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में किए हैं W.H. ऑडेन साहब। ठीक है। इसके बाद देखिए 5वां कह रहा है कि विस्परिंग नेगवर्स। विस्परिंग का मतलब होता है चुगली करने वाला। चुगली करने वाला जो नेगवर्स है, नेगवर्स यानी पड़ोसी, जिसको हम लोग यमराज कहते हैं। यमराज जो हैं वो लेफ्ट एंड राइट हैं। लेफ्ट एंड राइट का मतलब बाएं और दाएं हैं, है ना। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। एक दिन ही क्या करेंगे हम लोग को जो रियल डिलाइट है, जो वास्तविक खुशी है, जो वास्तविक खुशी में हम लोग जी रहे हैं आज, वो एक दिन हम लोग को प्लक करके ले जाएगा। प्लक के मतलब होता है तोड़ना, छीनना, तोड़ करके ले जाएगा। देखिए पहले समझिए बढ़िया से। कह रहा है कि जो चुगली करने वाले पड़ोसी हैं, W.H. ऑडेन साहब हम लोग को बताए हैं कि देखो तुमको भले दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो यमराज हैं, यमराज के लिए यहाँ पर यूज किया गया है विस्परिंग नेगवर्स। यमराज जो है हम लोग के लेफ्ट एंड राइट है, पहले ही से मौजूद है बाएं और दाएं। और एक दिन यही यमराज हम लोग को ले करके चले जाएंगे जब हम लोग के समय पूरा होगा। तो जब हम लोग के समय पूरा होगा तो यही यमराज जो है, जब हम लोग के समय पूरा होगा तो यही यमराज एक दिन हम लोग को क्या करेंगे, प्लग करके ले जाएंगे, तोड़ करके ले जाएंगे, यहाँ से छीन करके ले जाएंगे। जो हम लोग आज रियल डिलाइट में जी रहे हैं, वास्तविक खुशी में जी रहे हैं, यहाँ से हम लोग को लेकर के चले जाएंगे। कौन? विस्परिंग नेगवर यानी कि यमराज। तो कह रहा है कि लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ई लाइन आपको लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। कैसे याद रखा जाए? तो ई वाला से याद रखिए, विस्परिंग नेगोवर, चुगली करने वाले पड़ोसी। याद रखना है नेगोवर और कोई पोएम में जिक्र नहीं किया गया है, नेगोवर का जिक्र किया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। ठीक है, चलिए अब हम चौथा पोएम की ओर बढ़ते हैं। का नाम है ओड टू ऑटम, शरद ऋतु का ओड। ओड का मतलब गीत होता है, संगीत। ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु। शरद ऋतु का गीत है ना, ओड के मतलब गीत होता है। तो इसमें जो है शरद ऋतु के बारे में बताया गया कि कितना सुहावना मौसम होता है। इसको लिखे हैं जॉन कीट साहब, और टू ऑटम को लिखे हैं जॉन कीट साहब। चलिए इसमें देखिए पहला लाइन को समझिए। कह रहा है कि टू बेंड विथ एप्पल द मोस्ट कोटेज ट्री। कह रहा है, देखिए कोटेज मतलब होता है छोटे, और ट्री के मतलब वही पेड़। कह रहा है कि वो जो हम लोग, इसमें क्या है कि सूरज और ये जो मौसम है ऑटम, ये दोनों दोस्ती करना चाहते हैं। और दोस्ती करके जो है ना, ये कहता है ऑटम सूरज से कि आइए हम लोग दोस्ती करते हैं और चलिए हम लोग फलों को पकाते हैं। एप्पल को तो इतना पका देंगे, सेव को इतना पका देंगे कि वो काफी ज्यादा भारी हो जाएगा। भारी हो करके वो बेंड कर देगा। बेंड के मतलब झुका देगा। किसको झुका देगा? तो मोस्ट छोटे छोटे, यानी ये जो सेव का जो ब्रीच है, छोटा ब्रीच, उसको हम लोग बेंड करने का काम करेंगे, झुकाने का काम करेंगे। तो ई लाइन आपको कहां से लिया गया है? लिया गया है ओड टू ऑटम से। ठीक है, इसको कैसे याद रखा जाए? तो यहाँ ट्री से आप याद रखिए, ट्री के मतलब होता है पेड़। ट्री से भी आप याद रख सकते हैं, एप्पल से भी याद रख सकते हैं, आप बेंड से भी याद रख सकते हैं। तो बताइए, सेव का पेड़ झुक जाएगा, सेव का पेड़ झुक जाएगा कौन सा मौसम में? तो ऑटम में, ऑटम में झुक जाएगा। ऑटम मौसम ऐसा है कि फलों को पका देता है और पेड़ों को झुका देता है। इतना ना लाद देता है फलों को रस से कि जो पेड़े हैं वो झुक जाते हैं। तो उससे याद रखिए, आप याद रखिए बेंड विथ एप्पल्स, एप्पल से झुका देना, और यहाँ पे ट्री, पेड़ों को झुका देना, छोटे छोटे पेड़ों को। तो ई लाइन आपको लिया गया और टू ऑटम से। चलिए इसके बाद दूसरा देखिए। कह रहा है कि दाउ वाचेस द लास्ट
ऑटम की जो प्रभाव है ना, ऑटम जो है इसको देखते हैं हर जगह, हर जगह ये दिखाई देता है। खेत खलिहानों में दिखाई देता है, अन्न के भंडारों में दिखाई देता है, घरों में दिखाई देता है ना, गली गुचियों में दिखाई देता है। तो वही चीज कर रहे हैं कि जहां पर तुम्हें देखा जाता है, तुम्हें देखा जाता है कहाँ, ऊजिंग, जहां पर ऊजिंग होता है। ऊजिंग का मतलब होता है रस निकालना, जहां पर फलों को रस निकाला जाता है, घंटों दर घंटों तुम वहां बैठे रहते हो। ये लाइन है आपको ओड टू ऑटम से, यानी जॉन किट साहब कहते हैं कि ऑटम तुम्हें कहाँ नहीं देखा जा सकता है, तुम्हें हर जगह देखा जा सकता है। तुम वहां भी देखे जाते हो, तुमको वहां भी दिखाई देते हो, जहां पर घंटों दर घंटों तुम बैठे रहते हो, जहां पर ऊजिंग होता रहता है। ऊजिंग के मतलब वही रस निकाला जाता है फलों से, वहां पर भी तुम आराम से बैठे रहते हो। तो ये लाइन आपको ओड टू ऑटम से लिया गया है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई। देखिए स्वेलो ये छोटा पक्षी जो होते हैं उनके लिए यूज किया गया है। या फिर ये कहिए कि स्वेलो के मतलब ये समझिए जो है आपको बता दें कि ट्विटर करते हैं इन द स्काई, आकाश में जो है ना चहचहाते हैं। ट्विटर यहाँ चहचहाना होगा। कह रहा है कि गैदरिंग का मतलब इकट्ठा होना। कह रहा है कि और क्या होता है कि आकाश में ये ऐसा मौसम है, ऑटम ऐसा मौसम है कि शाम के समय में जो छोटे छोटे पक्षियां हैं, छोटे छोटे जो पक्षियां हैं वो गैदरिंग हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होकर के चहचहाते रहते हैं कहाँ, आकाश में। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ऑड टू ऑटम से लिया गया। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ऑड टू ऑटम से। तो इसको आप याद रखिए, इसको आपको याद रखना है कैसे, तो इसको याद रखिए। देखिए चहचहाने लगते हैं पक्षियां कहाँ, आकाश में, आकाश में चहचहाने लगते हैं पक्षियां। स्वेलो जो छोटी पक्षियां हैं वो चहचहाने लगते हैं आकाश में इकट्ठा होकर के। तो जब वो खुश रहेंगे तभी चहचहाएंगे। तो कौन सा मौसम में चहचहाएंगे, ऑटम में। तो ऑटम इसलिए ऑड टू ऑटम से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा करे कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। कहते हैं कि बताओ बसंत ऋतु के गाने कहाँ हैं, ए बताओ कहाँ हैं। मतलब ये जैसी मौसम आता है तो ये कहता है कि जैसे ही हम आएंगे, ज्यों ही हम आएंगे त्यों ही तुम लोग जो है ना बसंत ऋतु के गानों को भूल जाओगे, क्योंकि हम खुद अपने साथ सॉन्ग्स ले करके आते हैं। तो वही कह रहा है कि जब हम आ जाएंगे ना तो आने के बाद ही पूछता है लोगों से कि बताओ अब कि बसंत ऋतु के गाने कहाँ हैं। बहुत तुम लोग बसंत ऋतु के गानों को सुना था, अब बताओ कहाँ है। हम गाना लेकर के आ गए हैं, अब मेरा गाना को तुम लोग सुनो। गाना लेकर के ऑटम जो है इस तरह से कहा जा सकता है कि आता है कि इस मौसम में जो है, इस ऋतु में जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी गाने लगते हैं और पक्षियां भी चहचहाने लगते हैं। तो उसी चीज के लिए कहा गया है कि सॉन्ग्स अपने साथ ही ले करके आता है। तो वही कह रहा है कि बताओ कहाँ है बसंत ऋतु के गाने, अब हम आ गए हैं, बताओ कहाँ हैं। यानी जब हम आ जाएंगे तो बसंत ऋतु के गानों को भूल जाओगे। ये भी तुम्हारा उठाया गया कहाँ से, ऑड टू ऑटम से। तो इसको कैसे याद रखा जाए, तो इसको स्प्रिंग से याद रखिए, बसंत ऋतु से याद रखिए, या फिर सॉन्ग से याद रखिए। सॉन्ग्स लेकर के आता है कौन सा मौसम, ऑटम। तो ऑटम से याद रखिए। हालांकि सॉन्ग्स जो है ये सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में भी इसका जिक्र होगा, तो वैसे नहीं याद रखना है। ये जो है गाना ले करके आता है और बसंत ऋतु के बारे में कहता है कि बताओ बसंत ऋतु के गाने कहाँ हैं। तो ये लाइन जो है आपको लिया गया है ऑड टू ऑटम से। चलिए अब हम 5वां चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर अब हम लोग 5 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर है 5वां चैप्टर का नाम है एन इपिताप, इपिताप जिसका मतलब होता है समाधि, जिसको हम लोग देहाती भाषा में गजहंस कहते हैं। ठीक है। इसको लिखे हैं कौन, वाल्टर डिला मेयर साहब लिखे हैं। इसको लिखे हैं वाल्टर डिला मेयर साहब। चलिए कह रहा है कि लाइन को देखें, इसमें 3 लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा पोएम है, बहुत छोटा पोएम है ये। तो यहाँ से देखेंगे कि किस तरह से आपका लाइन जो है इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ से 3 लाइन मात्र उठाया गया है, 3 लाइन है यहाँ पर, 1 2 और 1 3, मात्र 3 लाइन यहाँ पर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि वह बहुत ज्यादा जो है ना सुंदर लेडी थी। किसके लिए कह रहे हैं, तो ये जो वाल्टर डिला मेयर साहब हैं वो अपनी वाइफ का जिक्र करते हैं। उनकी पत्नी जो थी ना उसकी देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है।
जिसको हद से ज्यादा वो प्यार करते थे। तो वो जो लेडी थी वो बहुत सुंदर थी। वो कवि खुद कहते हैं कि पूरे पश्चिमी देश में अगर देखा जाए तो इसके इतना सुंदर कोई नहीं था, लेकिन उसके पास क्वालिटी नहीं था, अच्छा क्वालिटी नहीं था, जिसकी वजह से कवि जो है उसको कहते हैं कि तुमको मरने के बाद कोई तुम्हें दुनिया में याद करने वाला नहीं है, क्योंकि लोग गुण की वजह से याद किए जाते हैं, रूप की वजह से नहीं। रूप तो उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन इंसान मरता है। तो वही कह रहा है कि मुझे लगता, मैं सोचता हूँ, जहां तक मुझे लगता है, कवि कह रहा है, यानी वाल्टर डिलामेयर साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है मरने के बाद, मतलब अपनी पत्नी को मरने के बाद कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर औरत थी। ठीक है, तो ई लाइन कहां से लिया गया है? ई एनीपिताफ से लिया गया। इसको कैसे याद रखा जाए? तो याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा सुंदर लेडी थी। ई लाइन जो है, ये जो वर्ड यूज किए गए हैं ये आपको इपिताफ में, यानी सुंदर लेडी का जिक्र कौन सा पोएम में हुआ है? तो इपिताफ में हुआ है, इसलिए एन इपिताफ से लिया गया है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि हेयर लाइज, यहाँ रहती है अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ रहती है एक बहुत ही सुंदर लेडी। यानी कवि जो है वो आगे देखिए, लाइट ऑफ स्टेप हर्ट वाज सी, विचरण करने वाली थी लेकिन वो मेरी हर्ट थी। हर्ट का मतलब दिल। देखिए पहले समझिए, कह रहा है कवि जो है पर डे अपने वाइफ का जो बना हुआ इपिताफ है वहां जाते हैं सुबह सुबह, और वहीं पे जा करके बोलते हैं कि वो जो मेरी सुंदर जो लेडी थी, जो मेरी वाइफ थी, वो यहीं रहती है ना, बहुत ही सुंदर जो लेडी थी वो यहीं रहती है। वो लाइट ऑफ स्टेप तो थी, विचरण करने वाली थी, लेकिन वो मेरी हर्ट थी, मेरी दिल थी, मेरी करेजा थी। तो कह रहे हैं कि ई लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ई लाइन जो है लिया गया है कहाँ से, आपको बता दे कि एन इपिताफ से। कैसे इसको याद रखा जाए? तो देखिए एक बार फिर से आ गया, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत ही सुंदर औरत। कौन सा पोएम में जिक्र किया गया है? तो इपिताफ में। इपिताफ समाधि वाला जो पोएम है उसमें किया गया, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऐसा आएगा ना, तो याद रखना है कि एनीपिताफ से लिया गया है। वहीं पे वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइज करती है, रहती है, विश्राम करती है ना। कहाँ रहती है? तो इपिताफ में रहती है, मरने के बाद। इसके बाद देखिए थर्ड कह रहा है कि बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, लेकिन सुंदरता जो है वो वैनिसेस हो जाता है। वैनिस के मतलब होता है गायब हो जाना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। ब्यूटी पास से, सुंदरता गुजर जाती है। कवि जो है वो खुद बताते हैं कि इंसान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसका रूप नहीं है तो वो इंसान जो है उसको कोई नहीं याद कर सकता है। सुंदरता जो है, ब्यूटी जो है, वो रहता कहाँ है? वो तो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, गुजर जाता है। तो वही कवि कहते हैं कि उनकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर थे, लेकिन उसको कोई नहीं याद करेगा, क्योंकि सुंदरता उसका उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन जो है वो मरी थी। तो ई लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये इपिताफ से लिया गया। तो याद रखना है, सुंदरता जो है वैनिश हो जाता है। ये कौन सा पोएम में जिक्र किया गया है? इपिताफ में जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए 5 पोएम्स का जो है लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं छठा पोएम की ओर। 6 जो पोएम है उसको अब हम लोग देखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया गया है इसको आप लोग अच्छा से पढ़ ले, इससे बाहर आपको 2023 के एग्जाम में नहीं आएगा। यानी बीच में से जो लाइन पूछा जाता है वो 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है। तो जो भी चीज बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं छठा पोएम की ओर, 6th पोएम की ओर। उसमें क्या कह रहा है? पोएम का नाम है द सोल्जर। इस पोएम का नाम है द सोल्जर। सोल्जर यानी सैनिक। इसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक साहब। इसको कौन लिखा है? रूपर्ट ब्रूक साहब लिखे हैं, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और एक सिपाही भी हैं। तो इसमें देखते हैं, आज हम जिक्र जो है सिर्फ लाइन की कर रहे हैं। कह रहा है कि ये पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस। कह रहा है कि मेरा जो पल्स मतलब यहाँ नस होता है, नाड़ी होता है, लेकिन नस नहीं समझना, यहाँ पर ये समझिए ना, इटर्नल माइंड का मतलब होता है कभी खत्म न होने वाली दिमाग में जो बातें हैं उन नॉलेज। कह रहा है कि ये लाइन जो है इसमें बताना चाह रहे हैं रूपर्ट ब्रूक साहब कि हमारा जो दिमाग में अपने देश के प्रति जो प्यार है वो कभी इटर्नल नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, या फिर कभी कम नहीं होगा। तो ई लाइन कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर से लिया गया। इसको आप कैसे याद रखोगे? तो इसको आप याद रखो नो लेस से। सिपाही का कर्तव्य है कि अपने देश से प्रेम करे और देश के प्रति उसका जो प्यार है वो कभी लेस नहीं होगा, कभी लेस नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। तो ये द सोल्जर से लिया गया है। दूसरा देखिए यहाँ पे कह रहा है
कि ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। कह रहा है कि जो बॉडी है, ये जो शरीर है ना, वो इंग्लैंड की हवाओं को सांस ले करके और जिंदा रहा है। मतलब कवि जो है, हालांकि इनकी मृत्यु रूपर्ट ब्रूक का सेप्टिसिमिया से हो गया था। आराम करने के दौरान इनको एक विषाक्त कीड़ा काट दिया था, जिसकी वजह से इनको मृत्यु हो गया था। तो ये बताए हैं कि हमारा शरीर जो है ना, वो हम मतलब ये कहते हैं, अपने दोस्तों को सलाह दिए अपने पोएम के माध्यम से कि देखो मेरा मृत्यु जो है अगर अपना कंट्री में हो जाता है तो ठीक है, अगर फॉरेन फील्ड में होता है, विदेश की भूमि में होता है, तो इतना याद रखना कि वहाँ की भूमि जो है हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो बॉडी बना हुआ है, मेरा जो शरीर बना हुआ है, मेरा जो बॉडी बना हुआ है, वो कहाँ की हवा को ले करके, कहाँ की हवाओं को सांस ले करके जिंदा रहा है, बड़ा पला है, तो वो इंग्लैंड की सांसों को लेकर के बड़ा पला है। इसलिए याद रखना है, सोल्जर से लिया गया है। यानी रूपर्ट ब्रूक साहब को अपने इंग्लैंड को क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, अपने इंग्लैंड को बड़ाई करते हैं। तो इसको आप याद रखिए क्या चीज से, तो इसको आप याद रखिए इंग्लैंड, इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। इसको आप याद रखिए, इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। मतलब इनका जो बॉडी है, इनका जो शरीर है, वो इंग्लैंड की सांस ले करके हवाओं का और जिंदा रहा है। तो इंग्लैंड की हवा की सांस लेने की बात कौन सा पोएम में किया गया है, तो इस सोल्जर में किया गया है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहे हैं तीसरा में कि इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊंगा तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में ही सोचना। कवि कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा ना, अपने भूमि पर मरूंगा, इंग्लैंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिपाही हूँ, इसलिए ज्यादातर कोशिश ये रहेगी कि विदेश की भूमि में ही मेरा मृत्यु होगा, क्योंकि मैं युद्ध लड़ने के लिए मैं आया हूँ, अपने देश की सेवा करने के लिए। अगर दूसरे भूमि पर, दूसरे देश की भूमि पर अगर मैं मारा जाता हूँ, तो तुम लोग मेरे बारे में सोचना कि वो भूमि हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो ई लाइन कहाँ से लिया गया, सोल्जर से। कैसे आप याद रखिए, तो इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊंगा, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊंगा। तो कौन कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बारे में सोचना, तो कहते हैं रूपर्ट ब्रूक साहब, जो लिखे हैं द सोल्जर को। इसके बाद देखिए, सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड फॉर रिवर इंग्लैंड, वही तो मैं बता रहा था। कह रहे हैं कि अगर मेरा मृत्यु विदेश की भूमि पर हो जाती है, विदेश की फील्ड पर होती है, दूसरे देश की फील्ड पर होती है, तो याद रखना फॉर रिवर, फॉर रिवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। तो वो भूमि जो है, जहां पर मुझे दफनाया जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो ई कहां से लाइन आपको लिया गया है, द सोल्जर से लिया गया। इसको कैसे याद रखा जाए, तो देखिए इसको याद रखा जाए कि फॉरेन फील्ड से याद रखें। फॉरेन फील्ड मतलब विदेश की भूमि, और विदेश की भूमि हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ये कौन कहते हैं, तो ये रूपर्ट ब्रूक कहते हैं। रूपर्ट ब्रूक कौन सा पोएम लिखे हैं, तो सोल्जर लिखे हैं, इसलिए याद रखना है कि सोल्जर से लिया गया। मतलब इसमें जो है हर बातों को इंग्लैंड से जोड़ करके दर्शाने की कोशिश किए हैं आपको जो है रूपर्ट ब्रूक साहब। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। कह रहा है कि इन दैट रिच, उस समृद्ध भूमि में, रिच माने धनी होता, लेकिन यहाँ धनी नहीं होगा, समृद्ध भूमि, उस समृद्ध भूमि में अर्थ रिचर डस्ट, एक सुसमृद्ध भूमि जो है, डस्ट जो है, डस्ट मतलब धूल कण। कभी अपने शरीर को जो है वो इंग्लैंड के धूल कणों से बने हुए बताते हैं। कहते हैं कि क्यों नहीं वो विदेश की भूमि इंग्लैंड का होगा, विदेश की भूमि में जाकर के कॉन्सील्ड हो जाएगा इंग्लैंड की धूल कण, मतलब अपने शरीर उनका जो इंग्लैंड की मिट्टी से बना हुआ है, धूल कण मिल जाएगा, तो वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का होगा ही। तो वही कह रहे हैं कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन आपको लिया गया है द सोल्जर से लिया गया है। द सोल्जर जिसको लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक साहब। तो इसको जो है, इसको आप याद रखिए इस तरह से कि दैट रिच रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, कौन जो है अपने देश की भूमि के लिए रिचर डस्ट बताए हैं। रिचर डस्ट का मतलब सुसमृद्ध धूल कण। तो ये जो है रूपर्ट ब्रूक साहब बताए हैं, जो कि सोल्जर पोएम को लिखे हैं। ठीक है, जितने भी चीजों को हाईलाइट किया गया है उसको आप बेहतर तरीका से समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। 2023 के तैयारी एग्जाम में शामिल होने वाले विद्यार्थी हर हाल में इसको अच्छे तरीके से देख लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं 7वां चैप्टर की ओर। 7वां जो पोएम है उसको अब हम लोग देखते हैं। 4 गो इंपॉर्टेंट लाइन को यहाँ से उठाया गया है। देखिए ये जो पोएम है इसका नाम है मैकेविटी
द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है ना, और मिस्ट्री के मतलब होता है रहस्यमय। कवि जो है उस बिल्ली को रहस्यमय बताते हैं, कवि उस बिल्ली को रहस्यमय बताते हैं। रहस्यमय इसलिए कि वो रहस्य उसमें छिपा हुआ है। चलिए जब पोएम का बनाया जाएगा वीडियो तो उसमें सारा चीजों को बताया जाएगा। कह रहा है, देखिए पहला में कह रहा है कि हीज पावर, सॉरी यहाँ पर पावर होगा, ये जो ई देख रहे हैं ई, इसके जगह पर W कर देना है, और तब ई जो है वो W के बाद होगा, है ना, W के बाद ई हो गया, यानी पावर इसको समझना है, पावर। ठीक है, कह रहा है कि हीज पावर, उसका जो पावर है ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन का मतलब होता है उड़ने, उड़ने की क्षमता, वुड मेक अ फकीर अस्टेयर। ठीक है, देखिए समझिए पहले बात को, इसमें इसको लिखे हैं T.S. इलियट साहब। ये जो पोएम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसको T.S. इलियट साहब लिखे। वो अपने बिल्ली को बड़ाई करने में मशगूल हैं। वो कहते हैं कि हमारा बिल्ली इतना तेज तरार है, इतना फुर्तीला है कि ऐसी ऐसी जगहों पर कूद करके चला जाता है कि ऐसा लगता है कि उसके पास पावर है, क्या चीज का, लेविटेशन का, हवा में उड़ने की पावर है। और वो जो है ना वो बना देता है फकीर को। फकीर किसको कहा जाता है? फकीर जो आने जाने वाले जो राहगीर होते हैं ना, उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है फकीर। अस्टेयर, अस्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगा करके देखना। कवि कहते हैं कि मेरा बिल्ली इतना एक्टिव है कि ये राहगीर जो है टकटकी लगा करके देखते रह जाते हैं, इसलिए कि हमारा बिल्ली जो है ना उसके पास हवा में उड़ने की क्या इसके पास क्षमता है। अब हवा में उड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि उस बिल्ली के पास पंख है, वो ऐसी ऐसी जगहों पर कूद करके चला जाता है ना, इसकी वजह से कवि जो है इसको बताए हैं पावर ऑफ लेविटेशन। तो ई लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। कैसे याद रखा जाए इसको? तो याद रखना है कि पावर ऑफ लेविटेशन किसके पास है, हवा में उड़ने की क्षमता किसके पास है? तो वो है एक कैट के पास, और वो कैट किनका है? T.S. इलियट साहब का। तो कैट के पास पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन मतलब हवा में उड़ने की क्षमता। तो ऐसे याद रखिए कि कैट के पास पावर ऑफ लेविटेशन, इसलिए उठाया गया कहाँ से? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। इसके बाद देखिए, ही इज ब्रोकन, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह प्रत्येक मानव नियम को तोड़ देता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देता है। ग्रेविटी का मतलब यहाँ गुरुत्वाकर्षण होगा। कवि का कहना है कि हमारा बिल्ली जो है दोनों नियम को तोड़ता है, ह्यूमन लॉ और ग्रेविटी के नियम को भी तोड़ता है। कैसे कह रहे हैं कि ग्रेविटी के लॉ और ह्यूमन लॉ को तोड़ता है? तो देखिए ऐसी ऐसी जगहों पर कूद करके चला जाता है ना कि मनुष्य वैसा चीज नहीं कर सकता है। ये ऐसा काम करता है, ऐसा ऐसा जगहों पर चला जाता है, इतना जल्दी जल्दी काम कर लेता है कि इतना जल्दी मनुष्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के नियम को भी तोड़ता है। और गुरुत्वाकर्षण के नियम को इसलिए तोड़ता है कि कवि जो है क्या बोलते हैं, ये जो बिल्ली है जिसका नाम मैकेविटी है, वो ऐसी ऐसी जगहों पर कूद करके चला जाता है कि लोगों को लगता है कि अब इसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू होगा, अब इसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू होगा, लेकिन उसमें लागू नहीं होता, यानी अब वो गिरता नहीं है, नीचे नहीं गिरता है। इसी के चलते कवि कह रहे हैं कि ये जो है ही यूज किया अपने बिल्ली के लिए। ये जो इनका बिल्ली है वो तोड़ देता है दोनों नियम को, मतलब जैसा ही काम करता है वैसा मनुष्य नहीं करता, इसलिए मनुष्य के नियम को भी तोड़ दिया। और ऐसी ऐसी जगहों पर कूद करके चला जाता है कि ग्रेविटी के नियम भी इसमें लागू नहीं होता, यानी नीचे नहीं गिरता है। तो इसीलिए जो है ना ये अपने बिल्ली को बड़ाई की है। ये लाइन आपको मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो बताइए, दोनों नियम को तोड़ता है, दोनों नियम को तोड़ता है। ग्रेविटी के नियम को कौन तोड़ता है? तो कैट तोड़ता है, कैट। गुरुत्वाकर्षण के नियम को कैट कौन तोड़ता है? कैट तोड़ेगा। तो याद रखिए मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इसके बाद देखिए तीसरा में कह रहा है कि ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, वह बाहरी से देखने में, आउटवर्डली का मतलब बाहरी से देखने में रेस्पेक्टेबल लगता है, यानी आदरणीय लगता है। तो ई लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। कवि कहते हैं अपने बिल्ली के लिए, यानी जो मैकेविटी है, मैकेविटी के लिए कहते हैं कि मेरा ये जो बिल्ली है वो बाहर से देखने में कोई इसको नहीं कह सकता है, मतलब ये ऐसे गली गुचियों में जब पड़ा रहेगा तो कोई नहीं कह सकता है कि बिल्ली इतना बड़ा क्रिमिनल होगा, क्योंकि बाहरी से देखने में रेस्पेक्टेबल लगता है, माने आदरणीय लगता है, लेकिन रियल में वो जो बिल्ली है वो मास्टर ऑफ क्रिमिनल है, अपराधियों का मालिक है। तो ई लाइन कहाँ से लिया गया? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इसको कैसे याद रखा जाए? तो कौन चीज है जो बाहरी से देखने में रेस्पेक्टेबल लगता है? तो वो है आपका कैट। तो कैट वाला पोएम में, यानी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में जो कैट है वो आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल लगता है, बाहर से देखने में आदरणीय लगता है। ठीक है,
तो ये भी लाइन आपको कहाँ से लिया गया, मैकेविटी द मिस्टिक एट से। इसमें 4 लाइन उठाया गया है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अंतिम लाइन देखिए इसमें चौथा कह रहा है कि ही द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लोइंग स्क्वेड डिस्पेयर। देखिए कवि जो है इतने मशगूल है कि स्कॉटलैंड यार्ड जो कि एक जांच एजेंसी है उसको चुनौती दे देते हैं। कहते हैं कि मेरा बिल्ली जो है पड़ोसियों के घर में जाता है, दूध पी करके वहां से भाग जाता है, लेकिन आज तक मेरा बिल्ली को कोई पकड़ नहीं पाया। तो ये कहते हैं कि हम स्कॉटलैंड यार्ड एजेंसी को चुनौती देते हैं कि वो भी मेरा बिल्ली को पकड़ करके दिखा दे, वो भी असफल हो जाएगा मेरा बिल्ली को पकड़ने में। वो भी जो है ना बैफलमेंट मतलब होता है उलझन में, उसको भी मेरा बिल्ली उलझन में डाल देगा। स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसको भी मेरा बिल्ली उलझन में डाल देगा। और फ्लाइंग स्क्विड जो कि स्कॉटलैंड यार्ड फ्लाइंग स्क्विड है ना, एक जांच एजेंसी है, वो भी निराश होकर के लौटेगा। तो ई लाइन कहाँ से है, यह है आपको मैकेविटी द मिस्टिक एट से। इसको कैसे याद रखा जाए, तो इसको याद रखना है कि बैफलमेंट कर देगा, चौंका देगा, उलझन में डाल देगा किसको, स्कॉटलैंड यार्ड को, जो कि एक फ्लाइंग स्क्विड है, मतलब समझिए कि एक जांच एजेंसी है। तो ये कौन है जो स्कॉटलैंड यार्ड को उलझन में डाल देगा, तो वो है एक कैट, वो एक बिल्ली है। तो बिल्ली वाला चैप्टर से लिया गया है, याद रखना है। ठीक है, 7 पोएम 7 तक आपका कंप्लीट हो गया। जितने भी हाईलाइट किए गए हैं चीजों को देख लेना है और उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 8वां चैप्टर को। 8वां चैप्टर की ओर अब हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 5 लाइन उठाए गए हैं, 5 लाइन, और ये 5 लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फायर हिम, ये जो है आग की भजन, इसको लिखे हैं केके अंदारूवाला, जो कि इंडिया के रहने वाले हैं। केके अंदारूवाला जो है अपने पिताजी के साथ एक घाट से होकर के गुजरते हैं, तो वहाँ अजीब सा दृश्य देखते हैं। खैर ये सब चीजों को जो है हम जब पोएम का बनाएंगे वीडियो, तो उसमें आप लोगों को समझा दिया जाएगा बेहतर तरीके से। अभी आप लाइन्स को देखिए, कह रहा है कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, कह रहा है कि जो जलता हुआ घाट था, वही घाट को देखते हैं केके अंदारूवाला साहब। केके अंदारूवाला जो है वो एक भोर का समय रहता है और अपने पिताजी के साथ उस रास्ते से होकर के गुजर रहे होते हैं, तो नदी के किनारे घाट को देखते हैं। वो घाट कैसा था, बर्निंग घाट था, जलता हुआ घाट, जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो वही आग के हवाले किया हुआ था ढेर सारा डेड बॉडी। इरप्टेड, भड़क रहा था। फोस्फोरेसेंस का मतलब ये समझिए ना कि धधक रहा था, उसकी अंगारें निकल रही थी, उसकी जो है ना लपट जो थे वो भड़क रहा था। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, फायर हिम से। कैसे याद रखा जाए, तो इसको आप याद रखिए बर्निंग से। बर्निंग घाट, जहां पर जलता हुआ घाट है, तो वो घाट पर जल रहा था, कौची, आग जल रहा था, आग। तो इसको याद रखिए फायर हिम से लिया गया है। इसके बाद देखिए दूसरा कह रहा है कि एज मून लाइट स्किटल्ड एमंग द बोन, ज्यों ही मून लाइट का मतलब होता है चांदनी रात, चांदनी जो चंद्रमा की जो चंद्रमा की जो प्रकाशें थी उसका जिक्र किया है मून लाइट। स्क्यूटल का मतलब होता है से होकर गुजरना। एमंग द बोन्स, एमंग का मतलब होता है के बीच, और बोन्स का मतलब होता है हड्डियां। कवि का कहना है कि जब मैं वहां खड़ा होकर के दृश्य को देख रहा था, तो उस भोर में जो चंद्रमा की प्रकाश था वो सीधे जा करके पड़ रहा था कहाँ, बोन्स पर, हड्डियों पर। और हड्डियों पर जब पड़ रहा था तो वो जो है एकदम चमक रहा था, और वहां से होकर के जो मून लाइट थी वो स्क्यूटल्ड हो रही थी। स्क्यूटल का मतलब ये कहो कि वहां से होकर के गुजर रही थी। तो वो दृश्य देखने में और भयावह लग रहा था। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, फायर हिम से लिया गया। बाकी और पोएम का जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें बेहतर तरीके से पोएम को समझाने का काम करेंगे। अभी आप फिलहाल लाइन को देखिए और समझते चलिए यहाँ से। तो यहाँ पर याद रखना है बोन्स, बोन्स मतलब हड्डी, हड्डियां बच गए थे और हड्डियों पर चंद्रमा की प्रकाशें आ रही थी। तो कहाँ, जब आग पूरी तरह से नहीं जलाया था डेड बॉडी को, तो वही हड्डियां बच गई थी, और हड्डियों पर जो है वो सीधा चंद्रमा की प्रकाशें पड़ रही थी। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, फायर हिम से लिया गया है। ठीक है, बोन से आप याद रखिए, बोन से, हड्डियों से, और मून लाइट वही जो चंद्रमा के प्रकाश था वो होकर के गुजर रहा था हड्डियों से, जो देखने में एकदम बिल्कुल ही भयावह लग रहा था। तो बोन से इधर और इधर फायर से, आग नहीं जला पाया था किसको, बोन को, हड्डियों को। तो फायर हिम से याद रखना है। इसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है कि और स्ट्रोलिंग, एक समय की बात है कि मैं भटकते हुए, घूमते हुए, स्ट्रोलिंग मतलब होता है घूमते हुए, टहलते हुए, जो है ना, डाउन पास्ट का मतलब होता है भोर, डाउन पास्ट का मतलब होता है भोर। भोर के समय में एक समय मैं घूमते घूमते जा रहा था, कहाँ, रिवर बैंक, नदी के किनारे,
एंड घाट, और वहीं एक घाट थी, नदी के किनारे एक घाट थी, वही घाट के पास मैंने देखा वो जो है डेड बॉडी जो थे वो पूरी तरह से नहीं जले हुए थे और हड्डियां बची हुई थी। तो ये लाइन कहाँ से है? फायर हिम से है। इसको आप याद रखो, बैंक घाट, बैंक रिवर बैंक घाट, नदी के किनारे घाट था। कैसा घाट? बर्निंग घाट। तो बर्निंग जब घाट था तो घाट से याद रखिए कि घाट के पास क्या था? डेड बॉडी को आग के हवाले किया जा रहा था। तो ये फायर हिम से है। फायर, आग के हवाले कर दिया जाता है डेड बॉडी को। कहाँ? घाट के पास। तो घाट से याद रखिए फायर, ये वो ट्रिक हो गया। मतलब जो भी चीजों को बताया जा रहा है उसको ध्यान समझिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जोरोस्ट्रियन, जोरोस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी, इंग्लिश में हम लोग पारसी कहते हैं। जो केके अंदारू वाला है वो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। आई अपने लिए यूज किए, कह रहे कि मैं जोरोस्ट्रियन हूँ। माई चाइल्ड, मेरा बच्चा का जो फिंगर्स हैं वो ऐसे ही क्लिंच्ड करके रह गया होगा। क्लिंच का मतलब होता है जकड़ करके रह जाना। कवि का कहना है जब वो दृश्य को देखते हैं जहां पर डेड बॉडी पूरी तरह से नहीं जले हुए थे, तो उन चीजों को देख करके कवि को 20 साल पहले की बात याद आता है। और वो कहते हैं कि ऐसा ही हमारा बच्चा का जो है ना, वो ऐसा ही हमारा बच्चा को जो फिंगर्स थे, फिंगर्स अंगुलियां जो हैं वो जकड़ करके रह गए, क्योंकि 20 साल पहले इनके पास मजबूरी था। जोरोस्ट्रियन लोग जो होते हैं वो अपने डेड बॉडी को आग के हवाले नहीं करते हैं। वे लोग जो है आग को, पानी को, है ना, और हवा को, ये तीनों चीजों को पवित्र चीज मानते हैं, इसलिए अपने डेड बॉडी को आग के हवाले नहीं करते हैं। बल्कि उन लोग जो है, एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, वही टावर ऑफ साइलेंस में अपने डेड बॉडी को ले जाकर के रख देते हैं। खुले आसमान में वो रहता है, कुआं के जैसा होता है, उसमें रख देते हैं। तो कह रहे हैं कि 20 साल पहले हमसे एक गलती हो गया था कि मैंने अपने पहला बच्चा को आग के हवाले कर दिया था, इसलिए कि मुझे मजबूरी था। मैं अपने पहला बच्चा को आग के हवाले किया क्योंकि मजबूरी था। टावर ऑफ साइलेंस वहां नहीं था, हजारों मील वहां से दूर था, इसलिए मैंने मजबूरी के कारण अपने बच्चा को आग के हवाले कर दिया। और जब वो दृश्य को देखे न सामने, तब उनको पता चला कि आज के बाद मैं आग के हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा पहला जन्म लिया जो बच्चा होगा उसका भी अंगुलियां जो है ऐसे ही क्लींच होकर के रह गया होगा, जकड़ करके रह गया होगा, पूरी तरह से नहीं जला हुआ होगा। ये लाइन कहाँ से लिया गया? फायर हिम से। तो इसको कैसे याद रखा जाए? तो इसको याद रखिए जोरोस्ट्रियन से। जोरोस्ट्रियन का मतलब होता है पारसी। पारसी लोग आग को पूजा करते हैं, इसलिए इधर से फायर और इधर से जोरोस्ट्रियन, तो याद रहेगा पारसी। ठीक है। इसके बाद देखिए इसको देखा जाए, पांचवा कह रहा है कि एज आई कॉन्साइंड, जैसा कि मैं कॉन्साइंड कर दिया था। कॉन्साइंड का मतलब होता है के हवाले करना। माई फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, मेरा पहला जन्म लिया हुआ बच्चा को हवाले कर दिया था आग के हवाले, टू द फ्लेम्स, वही आग की जो लपट होता है। फ्लेम का मतलब यहाँ लपट होगा, चिंगारी होगा। जो आग लहरता है तो जो जलता है ना ऊपर की ओर, जो लपट, उसके लिए कह रहा है कि मैं पहले बच्चा को, मेरा पहला जन्म लिया हुआ बच्चा जो था उसको भी मैंने आग के हवाले कर दिया था। वो जो लपट सा आग की होता है उसमें कर दिया था। ये लाइन कहाँ से है? तो ये फायर हिम से है। इसको कैसे याद रखा जाए? तो कौन थे जो पहला बच्चा को आग की लपट में डाले थे? आग की लपट में डाले थे, तो ये थे केके अंदारू वाला। तो इधर से फ्लेम्स, फ्लेम्स क्या चीज का होता है? आग का होता है। फ्लेम मतलब वही लपट, लहरता जब है, जब आग जब जलता है ना, तो जो ना पूरा जलता है, आग धधकता है, तो उसी में पहला बच्चा को क्या किए थे? कॉन्साइंड कर दिए। कॉन्साइंड का मतलब हवाले कर दिए थे, क्योंकि इनको मजबूरी था, टावर ऑफ साइलेंस वहां नहीं था। तो ई लाइन जो है ये कहां से लिया गया? फायर हिम से लिया गया है। ठीक है। 8 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग 9 चैप्टर देखते हैं। 9वां चैप्टर जिसका नाम है द स्नेक। देखिए 9वां चैप्टर है ना, 9वां चैप्टर, 9वां पोएम है। इसको आप लोग देखिए ध्यान से। स्नेक है, स्नेक, स्नेक का मतलब सांप। ठीक है। पोएम जब पढ़ाएंगे तो हम बेहतर तरीके से स्नेक को समझाने का काम करें। स्नेक ही नहीं, जितने भी पोएम 10 पोएम है या फिर प्रोज सेक्शन है, सबको हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल लाइन को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने जो है इसको वीडियो लाइन बाय लाइन उठा करके जो है आप लोग के बीच इसको मैं रखा हूँ। कह रहा है कि समवन वाज, कोई था, बिफोर एट माई वाटर ट्रप, कोई था मेरा वाटर ट्रप के कोई था मेरा वाटर ट्रप के सामने। बिफोर के मतलब यहाँ पहले नहीं, बिफोर के मतलब सामने। कोई था मेरा वाटर ट्रप, वाटर ट्रप यानी पानी का जो टंकी होता है वहां पर कोई था। देखिए होता क्या है कि एक सांप कवि के, इसको लिखे हैं डीएच लॉरेंस साहब, इसको लिखे हैं स्नेक को लिखे हैं डीएच लॉरेंस साहब। तो इसमें जो है
वो सांप जो है वो प्रवेश करता है, कभी के घर में प्रवेश करता है, बहुत ज्यादा प्यासा हुआ रहता है, कभी भी ऊपर से आते हैं, तो वही आने के बाद जो है उस सांप को देखते हैं, तो उसी समय वो बोले थे कि समवन वाज, कोई था मेरा वाटर ट्रक के सामने। वो सांप पानी पीने के लिए वहां आया था। जब वीडियो बनाऊंगा तो बेहतर तरीका से वहां समझा दूंगा। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? स्नेक से। तो इसको कैसे याद रखा जाए? इसको याद रखना है कि वाटर ट्रक के पास पानी पीने के लिए कौन आया था? स्नेक आया था, इसलिए स्नेक से याद रखिए। इसके बाद देखिए कह रहा है कि ही लिफ्टेड, वह उठाता था हिज हेड, अपने सिर को, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, जो पी रहा था पानी वहां से उठाता था, एज कैटल डू, जैसा कि मवेशी करते हैं। तो ये लाइन आपको कहाँ से है? स्नेक से है। कवि जो है वो बताते हैं कि सांप जो है वो पानी पी रहा था और हमारे ऊपर वैग्वली देख रहा था। वैग्वली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से देख रहा था, और वो बार बार अपने हेड को क्या कर रहा था? लिफ्ट कर रहा था। लिफ्ट का मतलब होता है उठा रहा था, है ना, अपने सिर को बार बार उठा रहा था जहां से वो पानी पी रहा था वहां से, जैसा कि मवेशी करते हैं। तो ये लाइन स्नेक से लिया गया। इसको कैसे याद रखा जाए? तो कौन था जो बार बार अपने हेड को उठा रहा था? तो वो था आपको स्नेक से याद रखना है। इसके बाद देखिए तीसरा करा है कि वाज इट क्वाडाइस। क्वाडाइस का मतलब होता है कायरता। क्या यह कायरता होगा? दैट आई डेयर नॉट किल हिम। कवि जो है, कवि को अपने इनके दादा परदादा पूर्वज लोग बता दिए हैं कि ऐसा सांप अगर तुमको मिले तो ऐसे सांप वेनोमस होते हैं, इसलिए ऐसे सांप को मार देना चाहिए। तो कवि जो है वहां पर दुविधा में पड़ जाते हैं। जैसे ही मारने के लिए वो सांप को जाते हैं तो ये सोचते हैं कि आखिर इस सांप को हम क्यों मार रहे हैं, मुझे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये तो बस पानी पी करके, पानी पीने के लिए आया है, क्यों मैं इसको मारूं? पानी पी करके ही तो जा रहा है, इसको मारना उचित नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 कदम पीछे हटते हैं ये सोच करके कि नहीं मारना है, तो इनको पुरानी बातें याद आती है जो ये अपने पूर्वजों से सीख के रखे हैं। तो वो पूर्वज लोग जो हैं, पूर्वज लोगों की बातें इनको याद आता है, तो वही पूर्वज की बातों इनको कह रहा है। उस चीज को याद करें कि क्या यह कायरता होगा अगर मैं सांप को मारने की हिम्मत नहीं किया तो ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? स्नेक से। बाकी फिर पोएम पढ़ाऊंगा तो वहां बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो किल हिम, है ना, डेयर मतलब साहस। मैं मारने की साहस नहीं किया तो क्या लोग मुझे कायर कहेंगे, मुझे डरपोक कहेंगे? ये चीज को जो है सोच रहे हैं कवि D.H. लॉरेंस साहब। तो ये लाइन कहाँ से है? स्नेक से। किसको मारने की बात हो रहा था? स्नेक की, सांप को। ठीक है, तो याद रखना स्नेक से लिया गया है। इसके बाद देखिए चौथा में कह रहा है कि एंड स्टॉप्ड, और वो रोक दिया था, एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। सांप जब पानी पी रहा था तो धीरे धीरे ढेर सारा पानी पी लिया था और पानी पीना बंद कर दिया था, और बंद करके सांप जो है वो चलना शुरू कर दिया था अपने बिल की ओर। हरा के लास्ट में कभी जो है उसको हिट कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये लाइन जो है वो आपको कहां से लिया गया? स्नेक से उठाया गया है। कैसे याद रखा जाए कि ये स्नेक से उठाया गया है? तो इसको आप याद रखिए ड्रैंक। देखिए यहाँ ड्रिंक का भी टू है ड्रैंक, है ना, धीरे धीरे पानी ज्यादा पी लिया था। कौन? तो ज्यादा पानी पी लिया था स्नेक। ठीक है, स्नेक से याद रखिए। इसके बाद देखिए पांचवा कह रहा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरी शिक्षा की आवाज ने मुझसे कहा। वही जो पूर्वजों से सुन कर रखे थे D.H. लॉरेंस साहब। इस चैप्टर में बताया गया कि किस तरह से एक कवि जो है दुविधा में पड़ करके और क्राइम कर देते हैं। इसमें प्रूव कर दिया गया है कि विद्वानों के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा कहा गया हर बात हर जगह सही नहीं हो सकता। तो वही चीज कर रहा है कि मेरी शिक्षा की आवाज ने, शिक्षा वही जो अपने पूर्वजों से प्राप्त किए थे D.H. लॉरेंस साहब कह रहे हैं कि शिक्षा की आवाज ने मुझसे कहा कि तुम देख क्या रहे हो, इस सांप को जितना जल्दी मारो। मैंने पूर्वजों से के द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा जो है इनको उतावला कर देता है और सांप को मार देते हैं। ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया? स्नेक से लिया गया। कैसे याद रखा जाए? तो शिक्षा की आवाज ने मुझसे कहा कि तुम उसको मार दो। कौन सा पोएम में? स्नेक में। सांप को मारने की बात होता है। ठीक है, चलिए अब अंतिम चैप्टर को आप देखिए, 10वां चैप्टर कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ की घर। इसको लिखे हैं कमला दास जो कि इंडिया के रहने वाले हैं। कहते हैं कि देयर इज ए हाउस, एक घर है, अब फार अवे है, बहुत दूर है, वेयर ऑन साई रिसीव्ड लव, एक घर है जो अब हमसे दूर है जहां पर मैं प्यार पाती थी। ये लाइन कौन बोली है? तो कमला दास बोली है, जो लिखी है माई ग्रैंड मदर हाउस। मतलब ये लाइन कहाँ से लिया गया है? माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। इसको कैसे याद रखा जाए? तो हाउस की बात कौन करते हैं? हाउस की बात कौन करती है? तो कमला दास। कमला दास किसकी घर की बात करती है? तो मेरी दादी माँ के घर। तो वही याद रखना है। ठीक है, वो अपनी शादी जब हो जाता है तो अपने दादी के साथ जो बचपना बिताई है उसको याद करके अपने ससुराल में जो है और इस सब बातों को याद करके थोड़ा दुखी हो जाती है।
दूसरा में कह रहा है कि एमंग बुक्स, किताबों के बीच में, आई वॉज देन टू यंग, मैं काफी छोटी थी। कवित्री जो है कमला दास, वो अपने बचपना जो बिताई है अपने दादी के साथ उसको याद करती है और कहती है कि उस समय मैं बहुत छोटी थी और जिस समय मुझे किताब पढ़ने का उम्र था, दादी किताब ढेर सारा रखी हुई थी, उस समय मैं काफी छोटी थी। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से। कहाँ से लिया गया है? माई ग्रैंड मदर हाउस से। तो इसको याद रखा जाए वही कि किताबों के बीच में बहुत छोटी थी कौन? कमला दास। तो कमला दास कौन सी पोएम को लिखी है? तो कमला दास लिखी है माई ग्रैंड मदर हाउस को। इसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है कि हाउ ऑफन, कितनी बार, आई थिंक ऑफ गोइंग, कितनी बार मैंने सोची। मतलब ससुराल में जाने के बाद कमला दास जो है वो अपने दादी, हालांकि दादी मर चुकी है और पूरा घर जो है, जिस घर में कमला दास प्यार पाती थी, वो घर एकदम सुनसान हो गया है। तो यही कह रहा है कि कितनी बार मैंने सोची कि मैं वहां थोड़ा जाता, उस घर की नज़ारा को देखता, लेकिन इसके हस्बैंड जो है वो मना कर देते हैं। तो ये लाइन कहाँ से है? माई ग्रैंड मदर हाउस से। तो कौन कई बार सोची थी जाने के लिए? तो कमला दास सोची थी। और कमला दास कौन सी पोएम लिखी है? माई ग्रैंड मदर हाउस। इसके बाद देखिए चौथा में कह रहा है कि जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और थोड़ा मैं वहां जाती और जाने के बाद वो लिसन करती, सुनती, फ्रोजन एयर, जो ठंडी ठंडी हवाएं जो बहती थी हमारी खिड़की से प्रवेश करती थी और जो सन सन की जो आवाजें आती थी ना, उसको मैं थोड़ा आनंद लेती, वहां पर जाकर के सुनती। तो ये लाइन कहाँ से है? माई ग्रैंड मदर हाउस से। और इसको कैसे याद रखा जाए? तो लिसन, लिसन सुनने की बात करती है, ठंडी ठंडी हवाओं की आवाजों को आनंद लेने की बात करती है, सुनने की बात करती है। जब बचपन में जब छोटी थी तो उस खिड़की के पास बैठी रहती थी, उधर से तेज गति से हवा चलता था तो उस साए साए की आवाज करता था, उसको सुनने की चाहत रखती है कमला दास। तो वही इसको याद रखना है, माई ग्रैंड मदर हाउस है। इसके बाद यहाँ देखिए एंड माई ब्लड टर्न, और मेरा जो ब्लड है वो टर्न हो गया, मतलब ये कहिए कि परिवर्तित हो गया, कोल्ड, एकदम ठंडा पड़ गया, शीतल पड़ गया, लाइक द मून, एकदम चंद्रमा के जैसा मेरा रक्त जो है वो ठंडा हो गया। ये लाइन कहाँ से है? माई ग्रैंड मदर हाउस से। इसको कैसे याद रखा जाए? तो इसको याद रखा जाए, कौन है जो कहती है कि मेरा ब्लड जो है वो ठंडा हो गया चंद्रमा के जैसा? तो ये कमला दास कहती है। और कमला दास कौन सा पोएम लिखी है? माई ग्रैंड मदर हाउस। ठीक है, किसकी ब्लड जो है वो टर्न हो गई है? किसकी ब्लड जो है टर्न हो गई है, कोल्ड हो गई है, ठंडा हो गई चंद्रमा के जैसा? तो कमला दास की। कमला दास कौन सा पोएम लिखे? माई ग्रैंड मदर हाउस। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जो है इसका लाभ उठा सके। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।